बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 13 मार्च 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। अगर आज के प्रमुख समाचार देखें तो तीन प्रमुख मुद्दे हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। एक है सीएए को यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेके जो मुसलमानों का डर है उसको दूर करने को लेकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा किया गया प्रयास। ठीक है, इस पे हम समझेंगे कि डर क्या है और उसको उसका जो है उसको डर को दूर करने के लिए गृह मंत्रालय ने अपने तरफ से क्या जवाब दिया है। ठीक है, दूसरा जो मुद्दा है वह है समुद्र सतह का बढ़ना। मार्च की अभी 5 मार्च को एक कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज या C333S एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वैश्विक तापमान को मेजर करती है या मापन करती है। उसने बताया है कि 5 मार्च को जो समुद्र स्तर का वैश्विक तापमान है वो एक रिकॉर्ड स्तर पे हो गया है जब से हम इसकी नाप कर रहे हैं और उससे जुड़े हुए कई सारी चुनौतियां उत्पन्न हो गई है। और ये पोर्शन आपके जो प्री आने वाला मेंस के लिए तो है ही है, प्री आने वाले हैं उसमें कई सारे कंसेप्चुअल प्रश्नों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा जो मुद्दा है वह है कि एनआईए ने ही कल जो है 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश मिला के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में जो है जो टेररिस्ट और क्राइम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो गठजोड़ है, जो नेक्सस है, उसको ब्रेक करने के लिए कई जगह छापेमारी की है। और यह देखा जाए तो आपके जो है आंतरिक सुरक्षा के जो टॉपिक से उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं सीएए और भारतीय मुसलमानों का डर। कल परसों सीए जो है 11 मार्च को सीए का नोटिफिकेशन लॉन्च जो है नोटिफिकेशन कर दिया गया, यानी सीए को सरकार ने जो है कैसे लागू करना है उसको कर दिया गया था। कल मैंने उस पर डिटेल आपको बता दिया है कि एक जो है अपने तैयारी के लिए एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट या एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उसको कैसे समझना है। ठीक है, और हमने ये भी बताया है कि अपने पर्सनल जो भी जो कह सकते हैं कि हमारे विचार हैं उसको उस पर नहीं आने देना है। आज ये जो हम ये पढ़ा रहे हैं कि भारतीय मुसलमानों में सीए से जुड़े डर को दूर करने का गृह मंत्रालय का प्रयास। कल वाला पहलू कह सकते हो थियोरेटिकल था, सैद्धांतिक था, कानूनी पहलू था। आज जो ये बता रहे हैं ये एक आम धारणा को लेकर भी है कि एक डर का माहौल है और उस डर का माहौल को दूर करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक कुछ 8 प्रश्नों का जो है खुद जो प्रश्न उसके जो उठ रहे हैं लोगों के मन में उसको दूर करने के लिए खुद ही जवाब दिया था अपने वेबसाइट पे। और ये द हिंदू में ये पूरा छपा हुआ है ये न्यूज। हालांकि द हिंदू का मानना है और मैंने भी चेक किया कि बाद में वो वहां से हटा दिया गया था रात में, आज 12 बजे रात के बाद से रात में ही वो हटा दिया गया है। फिर भी द हिंदू ने वो दिया है कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उस पर जो है कह सकते हो कि गृह मंत्रालय ने क्या जवाब दिया है। तो प्रश्न वही है जो आम जनमानस में और खासतौर से मुसलमान लोगों के, भारतीय मुसलमानों के अंदर है, उसको दूर करने के लिए सरकार का ये एक कह सकते हो प्रयास है। और इसमें अगर इसको समझने से कि इससे आपको जो सीएए है उसको समझने में, सरकार के मंशा को समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, और मैं चूंकि द हिंदू में छपा है तो द हिंदू वैसे भी सरकार की किसी भी विचारों को लेकर क्रिटिकल रहता है, लेकिन अगर उसने ये एक्सप्लेनेशन छापा है तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने की मंशा को वो सरकार ने ये बात कही होगी तभी उसने छापा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या मामला है। तो देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि एक दिन पहले ही नागरिकता को संशोधन अधिनियम सीए के नियमों को अधिसूचित किया गया है और उसमें मुसलमानों के डर को दूर करने के लिए गृह मंत्रालय ने 12 मार्च को कहा कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को उनकी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जाएगा। ये कैटेगोरिकली गृह मंत्रालय ने कह दिया है और गृह मंत्रालय ने यह बात सीएए 2019 पर सकारात्मक जो है पक्ष या कथा के रूप में, एक शीर्षक के रूप में एक प्रेस विज्ञप्ति में, प्रेस नोट में कहा है। और ये इस्लाम और मुसलमानों पर इसके प्रभाव के संबंध में 8 सवालों के जवाब। 8 सवाल क्या है, यानी जो भारत के मुसलमानों के अंदर जो है सीए को लेकर जो भ्रम है या जो डर है या जो डर पैदा किया गया है जिस कारण भी है, उसको उसी तरह के 8 प्रश्नों का जवाब
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने इस शीर्षक में दिया था। हालांकि ये कह रहे हैं कि दस्तावेज को 12 मार्च देर रात सरकार की वेबसाइट से हटा दिया गया है, जो कि सच भी है, मैंने भी देखा है, नहीं है, लेकिन द हिंदू ने यह दिया है, तो उससे समझेंगे कि क्या, हमें यह समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या क्या डर जो है सीए को लेकर हमारे जनमानस में है। क्योंकि देखिए, गृह मंत्रालय के पास आईबी होती है, और सारी खुफिया एजेंसियां होती हैं, जो उसके बारे में क्या लोगों के मन में मत रहा है वो गृह मंत्रालय सरकार को पता रहता है। तो उन्हीं प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश की गई थी। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो उठाया गया है कि भारतीय मुसलमानों को सीयू को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहली हेडिंग ये है। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे जो है भारतीय मुसलमानों को दस्तावेज दिखाना पड़ेगा, या जो भारत के मुसलमान हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो गृह मंत्रालय का कहना है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को, यानी जो भारतीय मुसलमान हैं, जो भारत के नागरिक हैं, 18 करोड़ मुसलमान, जिन्हें भारत के संविधान के तहत सभी, जैसे जो सबको अधिकार मिला है वही उनको भी मिला है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस पे कहा कि गृह मंत्रालय कहना कि भारतीय मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीए ने उनकी नागरिकता को प्रभावित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे जो भारत के एग्जिस्टिंग 18 करोड़ के मुसलमान हैं उनकी नागरिकता प्रभावित हो। इसका वर्तमान देखिए, 18 करोड़ मुसलमानों से कोई दौला जना नहीं जिसके पास अपने हिंदू समकक्षों के समान अधिकार हैं, यानी सीए से उनके अधिकार कोई भी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे। इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा। साफ साफ कहा गया है कि किसी भी भारतीय नागरिक को अपने दस्तावेज पेश करने के लिए सीए के तहत नहीं कहा जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न है कि ये बात उठी क्यों, ऐसी आशंकाएं आई क्यों? तो देखिए, ये आशंकाएं आई थी कि सीए 31 दिसंबर 2014 को कहता है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटी, या वहाँ पे जो वहाँ का मुस्लिम धर्म है, तो उस राज्य का मुस्लिम धर्म है इन तीनों के, तो वहाँ से जो उत्पीड़ित अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय हैं, जिसमें 6 हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, ये जो हैं इनमें, यानी मुस्लिम तो चूंकि वहाँ पे धार्मिक वो बहुसंख्यक है ही है और वहाँ का मुस्लिम धर्म है, तो उनको छोड़कर जो बाकी 31 दिसंबर 2014 तक आए हैं, उन्हें जो अवैध रूप से भी आए हैं उनके नागरिकता देने की बात ये कही गई है। लेकिन इनका मत है कि इसके साथ जो एनआरसी आएगी, देशव्यापी एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप का जो संकलन किया जाएगा, उसके तहत अगर जो ये गैर मुस्लिम लोग उनके पास अगर कोई दस्तावेज नहीं है, तो उनको उसमें मुक्त वो उनको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जबकि मुसलमानों को इसमें से इनको जो है इससे बाहर कर दिया जाएगा, जिनके पास दस्तावेज नहीं होगा, ये बात कहा गया है। इसी को लेकर उन्होंने डर करने की, जो भारतीय मुसलमान हैं उनसे कोई दस्तावेज दिखाने के लिए नहीं कहा जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सीएए अवैध प्रवासियों के निर्वासन से संबंधित नहीं है। एक और प्रश्न है कि ये सवाल था कि क्या बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अवैध मुस्लिम प्रवासियों को वापस भेजने के लिए कोई प्रावधान या समझौता किया गया है? यानी एक बात ये भी है कि लोग कह रहे हैं कि जो है सरकार ने बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो अवैध मुस्लिम प्रवासी हैं उनको वहां वापस भेजने के लिए कोई समझौता किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि सीए में इस तरह का कोई भी समझौता या इन देशों के साथ प्रवासियों को वापस भेजने का कोई भी समझौता नहीं किया गया है। और सीए जो नागरिकता देने, जो अवैध प्रवासी है, रिलीजियस माइनॉरिटी, उनकी नागरिकता देने की बात है, इसमें किसी भी अवैध प्रवासी को वापस भेजने वाला व्यवस्था नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया है, क्योंकि ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया है। ठीक है, और ये बता रहा है कि गृह मंत्रालय का कहना है कि इसमें अवैध प्रवासी का वही अर्थ लिया गया है जो कि ऑलरेडी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में है। नागरिकता अधिनियम का 1955 में जो अवैध प्रवासी जिसे माना गया है, सीएए भी उसे अवैध प्रवासी मानता है। उनमें से कुछ वर्गों को स्पेशल विंडो दिया गया है नागरिकता प्रदान करने के लिए। ठीक है, और परिभाषा क्या है कि जो वैध दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किए जाए वह अवैध प्रवासी हैं। ठीक है,
अब अगला जो इसमें एक प्रश्न था कि सीए एवं इस्लाम की छवि पर प्रभाव। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि सीए में इन 3 देशों में जहाँ पे मुस्लिम धर्म है, वहाँ के रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को या जो 5-6 माइनॉरिटीज़ हैं, उनको परसिक्यूटेड मानते हुए नागरिकता देने की बात की है। इससे कहीं न कहीं इस्लाम की छवि को प्रभाव धक्का लगता है कि कहीं न कहीं वहाँ पे इस्लाम दमनकारी है। इस पर जवाब दिया है गृह मंत्रालय ने कि ये दुर्भाग्य है कि उन 3 देशों में जहाँ पे इस्लाम को राष्ट्र धर्म के रूप में माना गया है, इस्लाम की मान्यताओं के विपरीत इन अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हुआ है। जबकि गृह मंत्रालय कह रहा है इस रिपोर्ट अपने जवाब में, जबकि इस्लाम इस तरह की बात नहीं करता है, इस तरह का जो भेदभाव और इस तरह के उत्पीड़न की बात नहीं करता है। देखिए, इसमें लिख कह भी रहे हैं कि इस्लाम एक शांतिपूर्ण धर्म होने के नाते कभी भी धार्मिक आधार पे घृणा, हिंसा या किसी उत्पीड़न प्रचार या सुझाव नहीं देता है और उत्पीड़कों के प्रति सहानुभूति रखता है और दर्शाने वाला यह अधिनियम इस्लाम को उत्पीड़न के नाम पर कलंकित होने से बचाता है। गृह मंत्रालय कह रहा है अपने जवाब में कि वास्तव में देखा जाए तो जो इस्लाम है वो किसी भी तरह के उत्पीड़न का समर्थन नहीं करता है धार्मिक आधार पे, बल्कि उनके प्रति जो है सहिष्णु ही होता है। ऐसे में ये सीएए उन देशों में जो धर्म के नाम पे उत्पीड़न किया जा रहा है उनको रक्षा करके कहीं ना कहीं इस्लाम की जो भावनाएं हैं उसी के अनुरूप उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का जवाब रहा। अगला रहा कि एक बात ये आ रही है कि जो ये सीए लाया गया है ये पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान, यहीं के 3 देशों के लिए लाया गया है और वो भी रिलीजियस माइनॉरिटी को लेकर, परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटी की बात की जा रही है। लेकिन कुछ लोगों को कहना है कि परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटी तो कहीं भी हो सकती है। वो म्यांमार में हो सकती है। म्यांमार में जो है देखा जाए तो जो रोहिंग्या हैं वो परसिक्यूटेड है। श्रीलंका में हिंदू तमिल हैं वो परसिक्यूटेड हैं। इवन दैट मुस्लिम धर्म में जो है पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम हैं, वो खुद ही सबसे बड़े रिलीजियस सबसे जो है कह सकते हो कि गंभीर रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटी में माने जाते हैं उस मुस्लिम धर्म के कई सारे जो है। तो इसको लेके उनको क्यों नहीं रखा गया, तो इसको लेके जो है सरकार ने या गृह मंत्रालय ने कहा है कि देखिए सीएए हम उन 3 देशों के उन रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटी को विंडो दे रहे हैं स्पेशल, जो 31 दिसंबर 2014 तक आए हैं। बाकी के जो लोग हैं उनके लिए नेचुरलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है यानी प्राकृतिकरण के सिद्धांत या और भी तरीका है जो है नागरिकता प्राप्त करने का, उसमें प्राकृतिकरण का सिद्धांत ये कहता है कि कुछ एक टाइम बाउंड होता है, जैसे कि 14 साल, उसमें एक लगातार 1 साल और कुल मिला के 11 साल वो यहाँ पे रह रहा हो और जो है भारत की सेवाओं में हो या और भी पहलू को ध्यान में रखते हुए नागरिकता जो देने का प्रावधान है वह नागरिकता दी जाएगी। वो चलती रहेगी। उस सिद्धांत को समाप्त नहीं किया गया है। ये अलग से उन माइनॉरिटीज के लिए है जिनके साथ हिस्टोरिकल अनजस्टिस हुआ है और हमारे फोर फादर्स ने जब ये आज देश जो है का विभाजन हुआ था, अब हमारा संविधान बन रहा, तब भी उन्होंने कहा था कि उन क्षेत्र के जो लोगों को अगर कोई उत्पीड़न होगा तो भारत की बाहें सदा ऐसे लोगों के लिए खुली रहेंगी। तो वो बात कहता है कि उनके लिए जो पहले से चली आ रही प्रक्रिया है कि अगर कोई म्यांमार का है या कोई तमिलनाडु का सॉरी श्रीलंका का है या इन्हीं तीनों देशों में कोई मुस्लिम भी है जिसको उसके दूसरे सेक्ट के कारण रिलीजियसली जो है उत्पीड़ित किया जा रहा है, तो वह भी हमारे यहाँ नागरिकता के लिए जो है अप्लाई कर सकता है और उसमें भी केस बाय केस उस मामले को देखते हुए नागरिकता देने के जो प्रावधान है उसको रोका नहीं गया है। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे हैं जिन पे जो है सरकार ने अपना जवाब दिया है, जिनको जानना जरूरी है कि इस तरह के जो भ्रम है वो दूर हो जाए। दूसरा जो न्यूज है वो ये है कि अभी C3S कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज कहती है, जो यूरोप की एक संस्था है, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र के सतह के तापमान को मेजर करती है। उसकी 5 मार्च की एक रिपोर्ट बताई है कि समुद्र के सतह का जो तापमान है, औसत समुद्र तापमान SST बोलता है, सी सरफेस टेम्परेचर, वह 1970s मतलब 1980s के दशक के बाद सर्वाधिक है, यानी जब से रिकॉर्ड किया जा रहा है तब से सर्वाधिक है और इसके कई कारण हैं और इसके कई गंभीर
परिणाम भी हैं, इसलिए इसके जो समुद्र की सतह का बढ़ना जो है ये गंभीर प्रश्न है, इससे आंखें नहीं बंद किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि क्या मामला क्या है, क्यों बढ़ रहा है समुद्र का तापमान और उसके क्या गंभीर परिणाम होंगे और इसको रोकने का क्या रास्ता हो सकता है। और देखिए, ये आपके मेंस के लिए तो जरूरत है ही है, इसमें जो कारण बताए गए हैं या जो परिणाम बताए गए हैं उनके साथ जो आपके प्री आने वाला है उस प्री के क्वेश्चंस में भी इस तरह से लगा के पूछ सकता है कि समुद्र के सतह के बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं, या समुद्र के सतह के 2-3 स्टेटमेंट दे दिया जाए। और इस तरह की चीजें हैं कि शायद आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ तो आपको मिल ही जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। तो चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस एक संस्था, उसने कहा कि 5 मार्च को कहा कि फरवरी 2024 में औसत वैश्विक समुद्र सतह का तापमान, इसको एसएसटी बोलते हैं, 21.06 डिग्री सेल्सियस था, जो 1979 से पहले के डेटाबेस में अब तक का सबसे अधिक तापमान रहा है। यानी फरवरी 2024 में समुद्र तल का औसत तापमान अब तक का जो भी डेटाबेस है 1979 से लेकर, उसमें सबसे ज्यादा रहा है। और 20.98 डिग्री सेल्सियस का औसत वैश्विक समुद्री सतह का तापमान का पिछला रिकॉर्ड अगस्त 2023 का है। ये उससे भी ज्यादा है, ये 20.98 था, ये 21.06 है। और देखा जाए तो मार्च 2023 से औसत दैनिक समुद्र सतह का तापमान सामान्य से अधिक ही बना रहा, यानी जो होता है उससे ज्यादा, यानी कि ये स्थिति कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, ये बता रही है। और देखिए, इसको अगर गर्म क्यों हो रहा है उसको पहले देखिए, इसने बताया है। ये जो ब्लैक लाइन है, ये वाली ऊपर वाली, ये इस जो है 2024 जनवरी से तापमान है। ये जो ऑरेंज लाइन है ये 2023 का तापमान है, बाकी नीचे के सालों का तापमान है। और देखिए कि सभी सालों में कैसे तापमान बढ़ता घटता रहता है समुद्र के औसत तापमान। 2023 देखिएगा कि यहाँ पे कुछ एक पहले के रहे होंगे, लेकिन इसके बाद मार्च के बाद हमेशा औसत ज्यादा ही रहा है। और ये 24 का तो देख लिए कि अभी से शुरुआत से ही इसने काफी बढ़त ले रही है और आगे भी इसके बढ़ने की संभावना है, और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो पहले समझते हैं कि महासागर गर्म क्यों हो रहे हैं, इसके कारण क्या हैं। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैसों का अधिक उत्सर्जन इसका सर्वप्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग को लेके। तो ग्लोबल वार्मिंग भी इसका कारण है और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी इसका कारण है, और भी कुछ कारण है उसको हम समझेंगे। देखिए, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, जो हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं उससे जो गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और भी सारी गैसें, वो क्या करती है कि जो सूर्य से आने वाले सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो शॉर्ट वेव में होती हैं या लघु तरंग के रूप में होती हैं, वो पृथ्वी पर आके जब टकरा के दीर्घ तरंग के रूप में वापस जाती हैं तो वो रोक ली जाती है वातावरण के द्वारा। और जैसे जैसे इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इस तरह की गैसें, NO2 का जो है उत्सर्जन बढ़ता जाता है, ये रोकने की घटना दीर्घ तरंगों को और बढ़ता जाता है, यानी सूर्य की गर्मी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो है वातावरण में, वायुमंडल में बढ़ती जाती है, जिसके कारण जो धरती का औसत, यानी जो हमारा औसत टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। और उसमें देखा जाए कि पूर्व औद्योगिक से तापमान से 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। और पिछला साल ये रहा है जिसमें देखा जाए तो औसत तापमान हमारा उस साल 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, जो हम करना औसत तापमान है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। और जो इसके लिए कारण है वह है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, और 2023 में रिकॉर्ड ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैस है, यानी देखिए ये परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर तापमान जो है 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। और ग्रीन हाउस गैस द्वारा फंसी अतिरिक्त गर्मी का लगभग 90% महासागरों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और इसके कारण, यानी जो भी वैश्विक गर्मी होता है उसका 90% हमारे महासागर अवशोषित कर लेते हैं। और चूंकि गर्मी बढ़ रही है, इससे महासागरों का भी टेम्परेचर औसत से ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरा जो है इसके कारण में देखें कि अल नीनो की परिघटना।
अल नीनो आप पेरू के तट पे होने वाला एक असामान्य परिघटना है, जिसमें वहां मौसम का उसमें समुद्र तट का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, जिसके कारण कई सारी समस्याएं आती है। भारत में मानसून भी प्रभावित होता है और यह भी देखा गया है कि अल नीनो प्रभाव के साथ साथ जो है समुद्र सतह का तापमान बढ़ा हुआ दिखाई देता है कई जगहों पे। हालांकि उसमें कई कारण और भी हैं, लेकिन अल नीनो भी एक कारण है। ठीक है। जो तीसरा कारण है वह यह है कि अब देखिए, अगर ये प्री में रहता तो इससे आप कंफ्यूज करा जा सकता है। जैसे लिखा है कि सहारा रेगिस्तान में धूल का कम उड़ना, सहारा रेगिस्तान से धूल का कम उड़ना भी समुद्री सतह के तापमान को बढ़ाने का कारण है। अब आपको आंसर में दे देता कि सहारा रेगिस्तान से सहारा रेगिस्तान से धूल का अधिक उड़ना जो है बढ़ते हुए समुद्री तापमान के लिए जिम्मेदार है, और आप कंफ्यूज हो जाते। क्यों, अभी बताते हैं। इसमें यह होता है कि सहारा रेगिस्तान से जो धूल बहुत मात्रा में उड़ती है वो अटलांटिक सागर के ऊपर एक आवरण या अम्ब्रेला या छाते के रूप में कर लेती है, जिससे जो है जो धरती गर्मी होती है वो सागर में नहीं जाने पाती है और औसत तापमान नहीं बढ़ने पाता है। इस बार क्या हुआ है कि सहारा में मरुस्थल पे कम तेज हवाएं चली हैं, जिससे धूल कम उड़ी है, जिसके कारण जो अम्ब्रेला बनता है, जो छतरी बनती है अटलांटिक पर, वह नहीं बन पाई है, कम बनी है, जिसके कारण भी औसत तापमान बढ़ा है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिसके कारण जो है तापमान बढ़ा है। अब तापमान तो बढ़ गया, अब तापमान बढ़ेगा तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र पे क्या पड़ेगा और ओवरऑल क्या पड़ेगा। तो देखिए, उच्च समुद्री तापमान से समुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र में अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं। ऐसा परिवर्तन जो एक बार हो जाने के बाद परिवर्तित न किया जाए। यानी कभी कभी क्या होता है, जैसे देखिए किसी रबड़ की गेंद लीजिए या कोई भी लीजिए, लोहे की चीज लीजिए या जो भी, आप उसको ऐसे मोड़िए और छोड़िए, सही हो गया, तो ये अपरिवर्तनीय नहीं है ये। लेकिन अगर ऐसा मोड़ दीजिए कि फिर वो वापस न आए या उसे वापस न किया जा सके, कहते हैं ना, नहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, टूटे पर फिर ना जुड़े जुटे गांठ बढ़ जाए। तो कुछ इसी तरह की है कि ऐसा परिवर्तन जो होने के बाद फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता है, उसको अपरिवर्तनीय घटना कहते हैं। और ऐसी कई सारी अपरिवर्तनीय घटनाएं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में लेकर हो जाएगी। जैसे महासागरों में अगर गर्म होगा, गर्म महासागरों के कारण महासागरीय स्तरीकरण में वृद्धि होगी, ओशियन स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सागर की लहरें हैं, ऊपर की लहरें गर्म होती जाती हैं और वो गर्म होने के साथ साथ क्या कर जाएंगी कि वो जो नीचे वो बढ़ जाती है घनत्व के आधार पे, जो है समुद्र के पानी को 36 परतों में प्राकृतिक रूप से अलग करता है, जिसमें भारी, ठंडा, नमकीन और पोषक तत्व से समृद्ध पानी के ऊपर गर्म, हल्का, कम नमकीन और पोषक तत्वों की कमी वाले पानी की परत चढ़ जाती है। यानी जो पोषक न्यूट्रिएंट रिच पानी है वह जमीन के नीचे ही बैठा रहता है और जो न्यूट्रिएंट वह ऊपर आ जाता है। और इसके कारण जो है कहीं ना कहीं ये जो दिक्कत ये आती है कि इसके कारण महासागर जो है वायुमंडल में कम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में सक्षम होता है, जिसके कारण साथ ही साथ अवशोषित ऑक्सीजन नीचे ठंडे महासागर के साथ ठीक से मिश्रित नहीं हो पाती है, जिससे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र या जो उसमें जो जीवन रहता है उसको संकट पैदा होता है। और ये संकट कैसे होता है कि पोषक तत्व नीचे से महासागरों तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण वहां पे जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जो एक सूक्ष्म जीव होते हैं, आबादी एक कोशिका पौधे होते हैं जिनको जू प्लांक्टन खाता है, फिर जू प्लांक्टन को मछली, केकड़े इस तरह के आदि खाते हैं। यानी जो फाइटोप्लैंक्टन होता है वो समुद्री जो कह सकते हो कि पिरामिड है, आहार पिरामिड, उसके सबसे नीचे आता है। और अगर उसको खतरा उत्पन्न हो जाता है तो बाकी जो उसमें जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र है उसको खतरा उत्पन्न होना शुरू हो सकता है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र को तो खतरा ही होगा। हम जो बहुत बड़ा मछली, झींगे और इस तरह की चीजें जो हमारे लिए जो अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी है या हमारे खाद्य पोषण के लिए उपयोगी है, उनको भी संकट उत्पन्न हो सकता है अगर ऐसी चीजें होती रही। और क्या समस्या है कि गर्म महासागर से, अगर महासागर गर्म होगा तो उसमें समुद्री गर्म तरंगे, मरीन हीट वेव का जन्म लेगा। और ये परिघटना तब होती है जब किसी समुद्री क्षेत्र विशेष का तापमान 5-7 दिन तक लगातार 4 से 5 डिग्री अधिक होता है, तो उसको कहा जाता है कि मरीन हीट वेव आई है, जिसके कारण जो है एक जो उस क्षेत्र में जो है समुद्र के क्षेत्र में विनाशकारी प्रभाव पड़ता है।
उसमें जो कोरल रीफ होते हैं उनको क्षति पहुंचती है, उनको उनका विरंजन शुरू हो जाता है, वो बीमारियों के प्रति आघात हो जाता है और ये समस्याएं हमें दिखाई देती हैं। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि समुद्र के सतह का तापमान का बढ़ना अधिक चक्रवात, अधिक तूफान के चक्रवात और तूफान के अधिक बनने, अधिक तीव्र बनने और विनाशकारी प्रभाव को भी जन्म देता है। तो ये सब कुछ इसके नुकसान हैं। साथ ही में अगर आगे का रास्ता देखा जाए तो इस समुद्र सतह के तापमान को कम करने का, अब जैसे देखिए कारण क्या रहा है, धूल का उड़ना, जो हमें 2-3 कारण दिखे, या जो क्या कहते हैं उसको, अल नीनो प्रभाव या ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। अब अल नीनो प्रभाव तो प्राकृतिक घटनाएं हैं, क्यों होती है, कैसे होती है, अभी इस पर रिसर्च ही चल रहा है, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। धूल का उड़ना भी अगर देखा जाए तो वो मौसम के ही परिवर्तन के कारण होता है, उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है, जो सबसे बड़ी कारण है, जिसके कारण गर्मी बढ़ रही है और जिसके कारण समुद्र के सतह का तापमान भी बढ़ रहा है, उसको कम किया जा सकता है, लेकिन उसको लेकर बहुत कुछ नहीं किया गया है। और यह भी बताया जा रहा है कि CC3 यानी कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस बताती है कि 2023 में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता वायुमंडल में अब तक की सबसे उच्चतम स्तर पर है, यानी जो किया जाना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। ऐसे में ये समस्याएं और गंभीर होती जाएंगी। ठीक है, चलिए तीसरा समाचार देखते हैं आज का। वो ये है कि भारत में आतंकवादी गैंगस्टर साठगांठ। देखिए, हम इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ते हैं कि हमारे आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियां देने वाले प्रमुख कारण, तो उसमें भी हम संगठित अपराध और आतंकवादियों के नेक्सस को भी पढ़ते हैं, द्रव्य जो है कहते हैं। तो ये घटनाएं, पहले जैसे आतंकवाद क्या होती है, वो एक राजनीतिक या उस तरह के जो है विचारधारा को लेकर किया गया जो है कृत्य होता है। ठीक है, और संगठित अपराध जो होता है वो पैसे को लेकर या अपने कुछ मौद्रिक उसको लेकर किया गया जो है अपराध होता है। ठीक है, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग होती हैं और इसलिए दोनों को नियंत्रित करना आसान रहता, मतलब उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि कन्वर्जेंस, अगर जो है आईबी के मतलब सॉरी इंटेलिजेंस के शब्दों में कहा जाए तो कन्वर्जेंस हुआ है वैश्विक स्तर पे टेररिस्ट नेटवर्क का और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी जो स्मगलर हैं, ड्रग ट्रैफिकर है, या जो ह्यूमन ट्रैफिकर हैं, या जो कह सकते हो उसको उसको जो है मनी लॉन्ड्रिंग वाले जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये सारों इन सभी का जो है आपस में एक नेक्सस बन गया है जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और ये समस्या भारत के लिए भी गंभीर है। कई सारी रिपोर्ट्स देखी गई हैं, खासतौर से पंजाब में खलिस्तानियों का, और जो स्मगलर्स हैं पाकिस्तान से जो हथियारों की स्मगलिंग होती है, या ड्रग्स स्मगलर हैं, जो लोकल गुंडे हैं, उनकी समस्या होती है। इसी तरह की समस्या आपको, दाऊद इब्राहिम क्या था, अपराधी था, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, क्रिमिनल था, लेकिन वह एक भारत का बहुत डेडलिस्ट आतंकवादी भी हो गया क्योंकि उसका साथ कन्वर्जन हो गया था। और वो हमारे लिए कितनी सुरक्षा चुनौतियां, बम्बई बम कांड और इसके बाद बहुत सारी किया। तो इस तरह की घटनाएं हम देखते हैं। इसी तरह के एक मामले में एनआईए ने अभी पंजाब और 4-5 राज्यों में, पंजाब, हरियाणा और इस तरह के उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के 5 राज्यों में एनआईए ने जो है इसी गठजोड़ के तंत्र पे जो है चोट पहुंचाने के लिए जो है कार्रवाई की है। और इसको हम समझते हैं, ये हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में आप अपने एक पूरा न्यूज तो नहीं, मतलब पूरा एक कंक्रीट फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये आपको उदाहरण देगा आतंकवाद और जो संगठित अपराध के गठजोड़ को कैसे दूर किया जा रहा है, उसको लेकर कुछ एक उदाहरण आपको मिलेगा। ठीक है, चर्चा में क्यों है, तो देखिए, एनआईए ने 12 मार्च को कहा कि उसने व्यक्तिगत नामित आतंकवादी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला और प्रतिबंधित खालिस्तानी टाइगर फोर्स के अन्य संदिग्धों संबंधी आतंकवादी गैंगस्टर गठजोड़ मामले में अपनी जांच के सिलसिले में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ के 30 स्थानों पर तलाशी ली है। और एनआईए ने हाल के महीनों में कई लक्षित रणनीतियों को अपनाया है, जिसमें ऐसे आतंक और माफिया के नेटवर्क और उनके समर्थक बुनियादी ढांचे को बाधित करने, नष्ट करने और अपने प्रयासों के तहत आतंकवाद की आय से प्राप्त संपत्तियों की कुर्की और जब्ती करना शामिल है। और इसका प्रभाव कहीं न कहीं सकारात्मक रूप से दिखाई देता है। हमने जम्मू कश्मीर में देखा, हमने नक्सलवाद के उन्मूलन में देखा, हमने नॉर्थ ईस्ट में देखा है, और अब ये कहीं न कहीं हम इसी चीज को जो है पंजाब में जो खालिस्तान तो नहीं, लेकिन
जो संगठित अपराध है उसके साथ साथ जो विचारधाराएं पनप रही थी उसको भी दूर करने के लिए जो है एनआईए ने, और या कह सकते हो कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने कमर कस रखी है। ठीक है, आतंकवादी, गैंगस्टर, ड्रग तस्कर को गठजोड़ को ध्वस्त करने का जो है सारा प्रयास एनआईए का चल रहा है, और इसकी शुरुआत जो है 6 जनवरी को ही एनआईए ने देश भर में आतंकवादी, गैंगस्टर, ड्रग तस्कर गठजोड़ को तोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया था। और एजेंसी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संगठित आतंकवादी अपराध सिंडिकेट के सदस्यों की 4 संपत्तियों को जब्त किया था, जिन्हें ऊपा 1967 के तहत जो है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में संपत्तियां कुर्क की गई थी। ठीक है, साथ ही में एनआईए ने इन संपत्तियों की पहचान आतंकवाद की आय के रूप में की है, और इसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने और गंभीर अपराधों को करने के लिए किया जाता है, ये एनआईए का कहना है। और एनआईए की जांच से पता चला है कि गिरोह जो होते हैं ऐसे कई राज्यों में माफिया शैली के आपराधिक नेटवर्क स्थापित किए हैं, जो विभिन्न सनसनीखेज अपराधों में शामिल थे। इन्होंने पंजाबी गायक जो है सिद्धू मूसेवाला, प्रदीप कुमार जैसे धार्मिक और सामाजिक नेताओं की हत्या, व्यापारियों से रंगदारी आदि कार्यों में ये सब चीजें क्या हैं, लिप्त पाए गए हैं। और इन आतंकवादी गैंगस्टर का जो है अंतर्राष्ट्रीय साठगांठ या अंतर्राष्ट्रीय लिंक भी उभर कर दिखाई देता है, जो इस पहलू को और गंभीर बना देता है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की आगे जांच में पता चला है कि इनमें से कई आतंकी साजिश पाकिस्तान और कनाडा सहित विदेशों से या भारत भर की जेलों से संचालित संगठित आतंकवादी सिंडिकेट के नेताओं द्वारा ही की जा रही है। और इस गठजोड़ में जो आतंकवादी हार्डवेयर होता है उसका इस्तेमाल आतंकी संगठनों, संगठित अपराध सिंडिकेट के कार्यकर्ताओं द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में बम विस्फोट करने, लक्षित हत्याएं करने, जबरन वसूली करने और ऐसे संगठनों को फंडिंग करने के लिए किया जा रहा है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको समझना पड़ेगा। और इस पर जो है सरकार ने प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। हमने जो है कई सारे जो है स्तर की जो हमारे यहाँ जैसे एफबीआई के चीफ आए थे, सीआईए के चीफ भी आए थे, ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी वाले आए थे, हमारे यहाँ जो खुफिया एनआईए है, जो राज्यों की पुलिस है, और जो आईबी है, जो रा है, इनने भी मिलकर आपस में एक कोऑर्डिनेशन अप्रोच किया है, क्योंकि ये इनका अंतर्राष्ट्रीय लिंक भी है और उसमें कई सारे पहलू भी हैं। अपराधी पुलिस अपराध को देख रही है, एनआईए आतंकवाद को देख रही है, आईबी जो है आंतरिक स्तर पे खुफिया देखती है, रा बाहर का मामला देखती है, लेकिन ये सब चीजें आपस में मिली है, यानी इसको लेकर भी एनआईए के तहत जो है एक कोऑर्डिनेटिंग सेल बनाई गई है, जो इस तरह के मामले को हल करती है। अभी कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही रिपोर्ट में आया है कि लंदन में, ब्रिटेन में कई सारे जो है खालिस्तानी समर्थक लोगों के अकाउंट सीज किए गए हैं, जो कहीं ना कहीं इन्हीं सूचनाओं, इन्हीं जो है कोऑर्डिनेटिंग अप्रोच और कार्रवाइयों के तहत किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आज का इतना ही। इसका जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप लोग इसको पढ़िएगा। बाकी मिलते हैं कल। नमस्कार।